Hello students, in previous session we discussed about electrochemistry and electrochemical cell. Specially electrochemistry को हमें दो पार्ट में रिवाइज करना था. फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी डन electrochemical cell and in today's session we will discuss about electrolytic cell and conduction and batteries. मतलब आज के इस लेक्चर में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्यूशन होता है. मान लो इसमें मैंने मोल्टन NaCl लिया. इस सेल में हमने क्या ले लिया? मोल्टन NaCl, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस. दो इलेक्ट्रोड लिए हमने, एक एनोड होगा एक कैथोड. एनोड किसे बोलेंगे? जो बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ लगेगा. और कैथोड किसे बोलेंगे? विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी. ये एनोड एक कैथोड एक एनाइन एक कैटाइन. मोल्टन क्यों लिया? क्योंकि दोनों को अलग करना है और तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा. इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन कर सकता है? फ्री आयन. सॉलिड NaCl लेते तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ओनली फ्री आयन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी and that's why we have taken the molten NaCl, or due to molten state ions are separated and hence electricity can be passed. अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? एनोड और कैथोड. आपको तो पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है. कैथोड पे रिडक्शन. अच्छा, इसे स्टडी करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसका इनिशियल पोर्शन मैंने जो डिस्कस किया था उसका पता होना चाहिए. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. एनोड पे एनायन जाएगा, ये एनायन है, ये यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव. कैथोड पे कैटायन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव. अब एनोड पे एनायन गया, देखिए Cl माइनस, और कैथोड पे कैटायन गया Na प्लस. एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और Cl बन जाएगा. Cl अकेला तो होता नहीं, जनरली ये 2 होते हैं तो हम इधर हाफ लिख देते हैं. और इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसे कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 1. सो इट गिव्स सोडियम सॉलिड. तो ये आपका नेट रिएक्शन हुआ. Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स Cl2 गैस प्लस Na सॉलिड. दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एनायन गोज टू एनोड, कैटायन गोज टू कैथोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. बट मान लो वही क्वेश्चन में मोल्टन की जगह पे एक्वियस बोल दूं. एक्वियस मतलब एक्वियस NaCl. एक्वियस का मतलब इसमें Na प्लस Cl माइनस भी है और एक्वा मतलब वाटर भी है. वाटर मीन्स H प्लस एंड OH माइनस. अब तो कंपटीशन होगी. एक्वियस मतलब वाटर भी आ गया. अब देखिए देयर आर 2 कैटायन. कैथोड पे कौन जाएगा? 2 में से. देयर आर 2 एनायन. एनोड पे कौन जाएगा? 2 में से. तब कंपटीशन आएगी और तब हमें एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी होती है, दैट इज deposition potential. When 2 or more than 2 cation or anion are present, then they are deposited according to their deposition potential. जिसका deposition potential ज़्यादा होगा वो पहले डिपोजिट होगा. तो उसके लिए हमें इधर लिखना होगा deposition potential. डिपोजिशन पोटेंशियल की एक सीरीज है, आपको पता है, पॉजिटिव आयन के लिए और नेगेटिव आयन के लिए. डिपोजिशन पोटेंशियल, जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हायर द डिपोजिशन पोटेंशियल, जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ईजियर डिपोजिशन. या तो वो फर्स्ट डिपोजिट होगा, वो डिपोजिट होगा. जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो डिपोजिट होगा, जिसका कम होगा वो डिपोजिट नहीं होगा. फॉर कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन के लिए डिपोजिशन पोटेंशियल की सीरीज क्या होती है? कैटायन के लिए आपको पता है मेटल की एक्टिविटी सीरीज, उसका उल्टा. इट इज नथिंग बट द रिडक्शन पोटेंशियल. इट इज रिडक्शन पोटेंशियल. ये रिडक्शन पोटेंशियल है. फिर एनायन के लिए, नेगेटिव आयन के लिए डिपोजिशन पोटेंशियल क्या होगा? SO4 माइनस 2, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, सॉरी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस.
और दूसरा एक बात आपको यहाँ पे वो नोट करना है कि जब OH माइनस को डिपोजिट होना होगा, OH माइनस इज एनायन, सो इट विल गेट डिपोजिटेड एट एनोड। OH माइनस एनोड पे जाएगा और उसे आप OH माइनस के जैसे नहीं देखेंगे, उसे आप ऐसे देखेंगे कि वो O-2 है। OH माइनस को आप देखेंगे सॉरी O-2, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स न्यूट्रल। और ऑक्सीजन सिंगल तो होता नहीं, तो हम इसे कर देंगे हाफ, मतलब जहाँ OH होगा ना वहाँ पे O2 गैस मिलेगा। दैट इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। इसे और अलग कर दीजिए ना, O-2 और H+1, देन इसे इट बिहेव्स एज O-2। हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से आपको डायरेक्ट MCQ पूछ लिए जाते हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, फिर इलेक्ट्रोड, फिर एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, और सॉल्यूशन के अंदर बाकी क्या रह जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहला मान लो मैंने लिया मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl में तो कौन होता है, Na+ एंड Cl-। इलेक्ट्रोड मान लो हम इनट यूज कर रहे, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, मतलब इनट इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड इनट होते तब इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं होता है, मतलब उसे सिर्फ ऐसे ही रख देना है। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, ये जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, Cl2 गैस। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, ये जाके रिड्यूस होकर क्या बना देगा, सोडियम। मतलब दोनों चले गए अब सॉल्यूशन में, तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, खत्म हो गया। मान लो वही मैं ऐसे लिख दूं कि डाइल्यूटेड एक्वियस NaCl, तो इसमें क्या होता है, Na+ Cl- एक्वियस मतलब H+ और OH-। अब 2 आयन आए ना, तो आपको देखना है कि इसमें से पहले कौन जाएगा। पहली बात, अभी इसके लिए आप कंपेयर नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि डाइल्यूटेड मतलब Na और Cl आर वेरी वेरी लेस, मतलब सिर्फ आप इसे देखो इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ओनली, और वो भी NaCl के लिए। तो ये दोनों में एनायन कौन है, OH। एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे, ये रहा एनोड पे, वो जाएगा तो क्या मिलेगा, O2 गैस। कैथोड पे कौन जाएगा, H+ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, H2 गैस। और इलेक्ट्रोड तो हमने इनट वही लिए प्लेटिनम ग्रेफाइट के, दोनों चले गए, तो सॉल्यूशन में क्या बाकी रह गया, NaCl सॉलिड। अब हमें जब कंपेयर करना होगा, ये यहाँ पे करना होगा कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस NaCl, या तो डाइल्यूटेड नहीं बोला, सिर्फ एक्वियस। अब देखिए NaCl में क्या होता है, Na+ Cl-, एक्वियस मतलब वाटर, H+ OH-। कैथोड पे कैटायन जाएगा, बट ये दो में से कौन जाएगा, देखिए किसका डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा है, H का, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का, सोडियम से, तो हाइड्रोजन जाएगा, Na+ नहीं जाएगा। अब हाइड्रोजन जाएगा तो क्या मिलेगा, H2 गैस। और एनोड पे 2 में से कौन सा एनायन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, Cl जाएगा नेगेटिव आयन में, OH से ज़्यादा डिपोजिशन पोटेंशियल। अब Cl गया तो क्या बन गया, Cl2। तो देखिए यहाँ से H2 चला गया, यहाँ से Cl, तो सॉल्यूशन में क्या बाकी रह गया, NaOH। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन में क्या बाकी रह गया, NaOH मतलब बेस मतलब pH इंक्रीज होगी, क्योंकि बेस की pH 7 से ज़्यादा। इनिशियली pH 7 थी, ये सॉल्यूशन का आपने जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया तो pH 7 थी, बिकॉज इट इज सॉल्ट। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस pH विल इंक्रीज। तो आपको 4 ऑप्शन दिए कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ pH इंक्रीज होगी, तो इसमें, क्योंकि इसमें NaOH बन रहा है, सो इसका मतलब pH विल इंक्रीज। नाउ NaCl के बाद में एक्वियस कॉपर सल्फेट, अगेन सेम इलेक्ट्रोड, कॉपर +2 होगा, SO4 -2 होगा। एक्वियस मतलब H+ OH-, ये दो में से कैथोड पे किसे जाना होगा, किसका डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का, तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये दो में से किसे जाना होगा, तो OH को, तो OH डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए SO4 और OH में किसका ज़्यादा है, OH जाएगा तो क्या मिलेगा, O2, तो एनोड पे O2 मिल जाएगा। मतलब कॉपर गया और
OH गए तो बाकी क्या रहेगा H प्लस एंड SO4 माइनस 2, दैट इज H2SO4 एसिड. सो pH विल डिक्रीज. इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में pH क्या हो जाएगी? डिक्रीज. pH विल डिक्रीज क्योंकि एसिड की pH तो लेस देन 7 होती है. सो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous कॉपर सल्फेट pH विल डिक्रीज. नेक्स्ट, वही कॉपर सल्फेट का यदि मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है बट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. आपने देखा होगा मेटलर्जी में प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यहाँ पे एक इम्प्योर कॉपर था, यहाँ पे प्योर कॉपर था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया. अब तक हम कौन से इलेक्ट्रोड लेते थे? इनट, जो कुछ काम नहीं करते थे. अब तो हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया. इनट में सिर्फ 2 ही है ना, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट. तो अब क्या होगा पता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. किसका होगा? ये कॉपर में से बन जाएगा कॉपर प्लस 2. ये कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस 2. और वो कॉपर प्लस 2 बन के धीरे धीरे से फिर यहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएगा. मतलब अंदर ये दोनों का, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अंदर आया, फिर वो वहीं पे चला गया रिड्यूस होके. तो क्या हुआ? एनोड पे क्या होगा? कॉपर में कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कॉपर में से कॉपर प्लस 2 बन जाएगा. और कैथोड पे क्या होगा? कॉपर प्लस 2 टू कॉपर. एक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए कॉपर के तब एनोड और कैथोड पे खुद पे प्रोसेस होगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. फिर आपको वो हॉल हेरोल्ड मेथड, एल्यूमिनियम का प्योरिफिकेशन, मोल्टन Al2O3, मोल्टन Al2O3, वो एल्यूमिनियम का आपको कैथोड पे कैटायन एल्यूमिनियम मिलता था, एनोड पे ऑक्सीजन मिलता था. इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने लिए थे मेटलर्जी. तो इससे आपको खास याद रखना है. आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी और कैसे मिलेगी. दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. मान लो मुझे यहाँ पे एक्वियस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है. इट कंटेन्स एक्वियस कॉपर सल्फेट. एक्वियस कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होगा? कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2. एक्वियस मतलब H प्लस और OH माइनस. यहाँ पे मैंने क्या लिया है? एनोड और कैथोड. बोथ आर इनट, याद रखना, बोथ आर इनट इलेक्ट्रोड. इसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ ज्वाइन कर दिया, इसे नेगेटिव. अब आप देखिए एनोड पे क्या प्रोसेस होता होगा और कैथोड पे. आपको मैंने पहले बताया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनोड पे कौन जाएगा? दो में से एक, इसका ऑक्सीडेशन होगा. इसे आप ऐसे देखना है. मैंने बोला है आपको, इट गिव्स O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ O2. फिर कैथोड पे इसका रिडक्शन होगा, ये जाएगा कैथोड पे यहाँ पे, और ये गया एनोड पे. तो कैथोड पे गया कॉपर प्लस 2, एक्वियस, वहाँ पे रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड. मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट मिले? वी गेट ऑक्सीजन गैस एट एनोड एंड कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड. बट कितनी प्रोडक्ट मिलेगी डिपेंड्स अपॉन टाइम, स्टोइकियोमेट्री. 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है ना, टाइम, स्टोइकियोमेट्री एंड मोल, मतलब n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर. तो कितनी प्रोडक्ट मिलेगी उसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला लिख देते हैं. मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू Q इंटू F अपॉन F इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये m क्या होता है? तो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है उसका मास. फिर Q इज इक्वल टू I इंटू T, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम. टाइम सेकंड में लेके I एम्पियर में आपका होगा. m इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलार मास, एटॉमिक मास और मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड. जो प्रोडक्ट मिलने वाली है उसका एटॉमिक मास. F मतलब फैराडे 96500, नियरली 96500 कूलम. VE दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें कंफ्यूज मत होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE, वो आपके अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा. खास इसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको जो पूछा जाएगा ना, वो होगा क्लोरीन. क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं. अब 1 मत सोचना, Cl-1 होता है, बट हमें मिलता है तो Cl2, 2 क्लोरीन मिलता है ना. सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर. H2 के भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर 2, 2H.
+1 दैट इज 2, और O2 के आप लेंगे 4, क्योंकि O -2 दैट इज 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन होगा तो 2, और यहाँ पे अच्छा गैस के लिए आपको मास नहीं पूछेंगे, वो वॉल्यूम पूछेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये मास को यहाँ पे, मोलर मास को यहाँ पे ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, मास अपन मोलर मास मोल। अब मोल मिल गए तो PV = nRT, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो दैट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसे खास याद रखना है, और इससे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट कितने अमाउंट में मिलते हैं। दूसरा, कई बार आपको ऐसे भी पूछ ले कि कुछ एक्वियस सॉल्यूशन है, मान लो कि 2 फैराडे या तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास 4 या एम्पियर में दिया होगा आपको, टाइम दिया होगा। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड फ्रॉम एक्वियस कॉपर सल्फेट, एक्वियस AgNO3, एक्वियस HgCl2, एक्वियस Hg2Cl2 and aqueous Al2SO4 thrice for same time। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी अमाउंट में मिलेगी, सबके सॉल्यूशन को आपने, सबके सॉल्यूशन वाले सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और सब में से आपने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जितनी भी मेटल है, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये एल्यूमिनियम, वो कितने मोल मिलेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला कॉपर सल्फेट है तो इसे अलग कीजिए, इट इज कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ऐसे ही होगा ना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो 2 फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे देने से कितने मोल कॉपर मिला, 1 मोल। तो आपने कितने फैराडे दिए, 1 फैराडे, तो कितने मोल मिलेगा, 0.5 मोल। तो इसमें आपको कॉपर मिलेगा, ये वाला कॉपर मिल जाएगा 0.5 मोल। क्लियर? ऐसे कंपैरिजन करेंगे। दूसरा कौन सा है, AgNO3, AgNO3 में तो Ag+1 होता है और NO3-। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल ओनली, इसका में अभी कोई काम नहीं है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए 1+1 है तो इट गिव्स Ag। देखिए 1 फैराडे देने से, 1 इलेक्ट्रॉन देने से कितने मोल मिला, 1, तो हमने भी कितना दिया, 1, तो कितने मिलेंगे, 1 मोल, मतलब 1 मोल सिल्वर इज ऑब्टेन। थर्ड HgCl2, तो Hg+2 है, Cl-1 है, अगेन इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2, देन इट गिव्स Hg। इफ वी प्रोवाइड 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देन इट गिव्स 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी। ऐसे हमें कितने दिए, 1 फैराडे, तो कितने मोल मर्क्यूरी मिलेगा, 1/2 दैट इज 0.5 मोल। अब खास इसे कैसे अलग करना है, मैंने आपको अगले लेक्चर में कई बार सिखाया है, इक्विलिब्रियम में भी आपने देखा। इट इज Hg2 + Hg2Cl2, ये 2 यहाँ नहीं जाएगा, आप इसे ऐसे नहीं करेंगे, Hg+2 और Cl-2, ये 2 यहाँ और ये 2 यहाँ, Cl कभी -2 नहीं होता है, ये मर्क्यूरस आयन है ये, इसे आप अलग ऐसे करेंगे, इसे Hg2Cl2 है ना, ये 2 यहाँ ले लेंगे आप, ये +2, ये 2 वहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ कौन जाएगा, 1, ये 1 वहाँ चला जाएगा, तो इट इज Hg2+2 नॉट Hg+2। खास इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए 2, कितने मर्क्यूरी मिलेंगे, 2 Hg है, so 2 फैराडे gives 2 mercury, 2 mole mercury, then 1 farad will give 1 mole of mercury. So from this solution we obtain 0.5 mole, और from this solution we obtain 1 mole of mercury। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 mole mercury। और लास्ट है आपका Al2SO4 थ्राइस, इसमें एल्यूमिनियम +3 होता है, प्लस इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फैराड है, तभी जाके एक एल्यूमिनियम मिलेगा। आपने कितने दिए उसे, 1 फैराड है, तो आपको कितना मिलेगा, 1/3 दैट इज 0.33 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सॉल्व करना कैसे वो पता होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नाउ दिस टॉपिक इज कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब कंडक्टर
का इस टॉपिक इस चैप्टर में हमें थोड़ा डिस्कशन करना है। कंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो कंडक्टर है वो मेटालिक कंडक्टर होते हैं और दूसरे कंडक्टर है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक, दैट इज आयोनिक कंडक्टर। को पता है NaCl का सॉल्यूशन है एक्वियस, तो उसमें क्या होता है Na+ और Cl-, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है बिकॉज इट कंटेन्स आयन, सो दिस कंडक्टर इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर। और कॉपर का वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल में, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर ओनली, मेटालिक कंडक्टर एंड आयोनिक कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों होता है, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में देखा होगा 11th में। इसमें क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, इट इज ड्यू टू फ्री आयन। इसमें आयन की वजह से होता है ऐसे Na+ Cl-। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन जब होगा ना तब देयर इज नो एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन, नो केमिकल चेंज। मतलब कॉपर के वायर में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा तो कॉपर विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट, वो कॉपर ही रहेगा, देयर इज नो केमिकल चेंज। और इसमें केमिकल चेंज हो जाएगा, आपने देखा था कि इसमें से H+ चला जाएगा कैथोड पे, OH- चला जाएगा एनोड पे, अंदर कुछ और बाकी रह जाएगा NaOH या Na2SO4 या जो भी रह जाएगा H2SO4। मतलब इस कंडक्शन में केमिकल चेंज होता है, ड्यूरिंग दिस कंडक्शन केमिकल चेंज हो जाएगा। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी कंडक्टिविटी वेरी लेस। दूसरा, इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, क्योंकि वो कर्नल होते हैं ना उसका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्नल का वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्शन कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। इसे हीट करो तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसे करना, आयन को, आयन का मूवमेंट, आयन की स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज टेम्परेचर देने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज और आयन की स्पीड इंक्रीज एंड दैट्स वाई कंडक्टिविटी इंक्रीज। खास ध्यान में रखना है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और यही डिफरेंस के बेस पे हमें आगे इस टॉपिक का स्टडी करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाए, मतलब जिसका अल्फा 1 हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 हो। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। मेटालिक कंडक्टर डू नॉट फॉलो फेराडेज लॉ, इसे फेराडे लॉ अप्लाई नहीं होगा, इसमें आप फेराडे लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका हम स्टडी करेंगे। पहले आप ये दोनों को नोट कर लीजिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मतलब हमने इसमें सॉल्यूशन लिया है aqueous NaCl, so it contains Na+ and Cl-, H+ and OH-। एक एनोड है और एक कैथोड, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हो जाएंगे। सो इट इज ड्यू टू कंडक्शन ड्यू टू आयन। सो दूसरे वाला टाइप का कंडक्टर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें हम 4 टर्म को डिफाइन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, आर इज, या तो फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या होता था आपका, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, और इसका यूनिट क्या था, ओम, और इसका सिंबल आप ऐसे भी लिखते थे। 4 टर्मिनोलॉजी जो डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस, उसके सामने हम लिखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस दैट इज जी। रेजिस्टेंस का उल्टा, तो G इज इक्वल टू 1 बाय R,
1 अपन आर, तो इसका आप उल्टा कर दीजिए, इट बिकम्स 1 अपन रो इंटू एल बाय ए। अब देखिए क्या होगा, 1 अपन रो इंटू ए बाय एल, सॉरी मतलब 1 अपन आर कर देना है। अब क्या होगा, तीसरा हमें लेना है रेजिस्टेंस में से के बाद रेजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो। इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इटसेल्फ इट बिकम्स रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हमने स्पेसिफाई कर दिया। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये दोनों इक्वल है, जब इसकी लेंथ 1 मीटर होगी और इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू ए बाय एल। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। ये इसका है, फिर इसका यूनिट आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये ओम है और ये मीटर स्क्वायर अपन मीटर, तो ओम इंटू मीटर। एमसीक्यू में आपको कई बार यूनिट भी पूछा जाता है। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए ना, जी इज इक्वल टू, अच्छा इसके बाद में भी हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यस इसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे। फोर्थ, रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। इसे ये कंडक्टेंस है ना, नीचे हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका सिंबल देंगे हम के। इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। अब इसका यूनिट, इसका ये कंडक्टेंस का यूनिट हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका इनवर्स है तो ओम की जगह पे हम लिखते थे MHO, या तो इसका सिंबल ऐसे लिखते थे, या तो ओम इनवर्स लिखते थे, या तो इसे साइमन भी बोला जाता है। इसका एक दूसरा नाम दे दिया साइमन, इट इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के क्या होती है, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स। अब देखिए रो इज 1 अपन रो, के इज इक्वल टू क्या होता है पता है, 1 अपन रो, इसका इनवर्स। तो 1 अपन रो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। 1 बाय आर क्या होता है, कंडक्टिविटी, जी 1 अपन आर इज इक्वल टू, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू एल बाय ए, इट इज कंडक्टिविटी। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी के। अब देखिए 1 अपन रो मतलब क्या है, के, तो यहाँ पे क्या होगा, G इज इक्वल टू के इंटू ए बाय एल भी आप लिख सकते हैं। इसका यूनिट, इसका क्या होगा यूनिट, साइमन इंटू मीटर इनवर्स, मीटर अपन मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा साइमन मीटर इनवर्स। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, फिर इसमें जो कांस्टेंट आया रो, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर इसका उल्टा हो गया कंडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ करना होगा ना वो ये होगा, और जब तक मेरा मानना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला सबसे ज़्यादा, इट इज सेल कांस्टेंट, एल बाई ए इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो ये 4, फिर आगे जाके एक आपको और याद रखना है मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी, लैम्बडा एम। लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी के अपन मोलारिटी, 1000 इंटू कंडक्टिविटी के इंटू मोलारिटी। मोलारिटी, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट आपका होगा साइमन मोल इनवर्स मीटर सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा इसका यूनिट। अब देखिए इसको कई बार सेंटीमीटर की जगह पे मीटर में भी दिया जाता है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीटर में आंसर लिखना है तो इट बिकम्स 1000 इंटू के एम इंटू 10⁻⁻⁴ हम कर देंगे इसे, देन इट बिकम्स, ये यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर। ये खास ध्यान रखना, ज़्यादातर मीटर स्क्वायर में ही होता है। और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब लैम्बडा EQ इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपन नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट वेट कहाँ पे लेते हैं हम, नॉर्मलिटी में।
सेम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा? साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा? इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ई क्यू इंटू एन फैक्टर। खास जनरली हम क्या करते हैं? मोलारिटी नहीं, यहाँ पे क्या लिखते थे? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, बट ये उल्टा हो गया। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर। खास इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तीन टाइप की हुई कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, देन कंडक्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड देन ये हमारा जो नॉर्मल कंडक्टेंस है वो इट इज जी के एंड लैम्बडा एम। लैम्बडा एम तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, देखिए ना, इसमें 1000 लगा दिया और पर मोल लिया है मोलारिटी। सो ये तीन टाइप की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी अलग अलग टर्म में हुई, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला है साइज। अब देखिए, इसमें मैंने NaCl लिया, तो NaCl में Na के पार्टिकल की साइज ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिथियम। मान लो एक लिथियम क्लोराइड है और दूसरे सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम इज लार्जर देन लिथियम। अब वाटर में है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन, तो इसके आजू बाजू में वाटर आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। H2O इसे अट्रैक्ट कर लेता है। इसके आजू बाजू में कम वाटर आ पाएगा क्योंकि साइज बड़ी है, तो किसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ? इसका। तो जितनी साइज छोटी उतना हाइड्रेशन ज़्यादा, मतलब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। और इसे तो वाटर ने आजू बाजू से घेर लिया, तो इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम। सो इसकी कंडक्टिविटी कम, सो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। जिसकी साइज छोटी उसकी कंडक्टिविटी जिसकी साइज बड़ी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज बड़ी उसकी, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे आएगा ना, ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। मतलब जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, जिसकी साइज छोटी उसकी कंडक्टिविटी कम, क्योंकि जिसका साइज बड़ी उसका हाइड्रेशन कम होगा। साइज जिसकी बड़ी है उसका हाइड्रेशन कम, तो वो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। और इसके लिए आपको एक एग्जांपल पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दिए हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। कौन सबसे ज़्यादा कंडक्शन कर पाएगा? तो सीजियम क्लोराइड, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। सेकेंड फैक्टर इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करना। वाटर ऐड करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी। वाटर ऐड करने से, ये NaCl था तो, या फिर मान लो HCl3COOH, हमने डिस्कशन किया था, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने इसके पानी में 100 मॉलिक्यूल डिसोल्व किए ना, तो उसमें से 5 अलग हो गए सिर्फ, मतलब 5 CH3COO- और 5 H+, तो आयन कम बने हैं। और ज्यादा पानी ऐड करूंगा तो और ज्यादा डिसोसिएशन होगा। मतलब डाइल्यूशन करने से वाटर ऐड करने से, डाइल्यूशन करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या करना? डिक्रीज करना, वाटर ऐड करना। तो आपकी कंडक्टेंस G, फिर मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तीनों इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ी कम इंक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से अलग होते हैं, उसमें वाटर ऐड करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा। और बट इसमें खास ध्यान में रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीज होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज। खास क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है पता है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया, इतने एरिया में कितने आयन है उसकी कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया। अब वाटर ऐड करने से ये आयन तो फैल जाएंगे, मतलब इतने एरिया में नंबर ऑफ आयन क्या हो गए? कम। सो कंडक्टिविटी फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया decreases. So specific conductivity decreases because number of ion
पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। खास इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाटर ऐड करने से, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से ये तीनों कंडक्टेंस इंक्रीज होगी बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज। वाटर ऐड करते जाओ, ये इंक्रीज होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा आपने इनफाइनाइट वाटर ऐड कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो कर दिया, लैम्बडा 0 है, फिर जो कंडक्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब लिमिट आ गई, अब कॉन्सेंट्रेशन कम भी नहीं हो सकती, और कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी तो ये ज़्यादा नहीं होगी, दैट इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएगी जीरो पे, मतलब लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तब जो मोलर कंडक्टेंस मिलते हैं दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसका रिलेशन क्या था, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा 0 एम माइनस बी रूट सी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कांस्टेंट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे मिलती है, तो ग्राफ से, बाय यूजिंग ग्राफ लैम्बडा एम वर्सेस सी, कॉन्सेंट्रेशन अब डिक्रीज करते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर ऐड करते जाओ, ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते ऐसे चलेगा ग्राफ आपका। यहाँ पे मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, थियोरेटिकली आप ग्राफ को यहाँ पे ले दो तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो मिलेगी उसे हम क्या बोलते थे, बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, खास याद रखना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट लैम्बडा नॉट एम बाय ग्राफ, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ ऐसे चलेगा तो आप यहाँ तक नहीं जा पाएंगे थियोरेटिकली। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा 0 एम कैसे कैलकुलेट करें, देन बाय यूजिंग कोहलराश लॉ। कोहलराश लॉ में हम क्या करते थे, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा 0 एम स्ट्रॉन्ग की ग्राफ से कैलकुलेट करके दी होगी वैल्यू, और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करनी होगी। मान लो आपको कैलकुलेट करना है लैम्बडा नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ से तो नहीं मिलेगी, तो वो लोग ने आपको कुछ वैल्यूज दी होगी, कि कौन सी वैल्यू दी होगी, तो लैम्बडा नॉट एम ऑफ CH3 COONA, मान लो इसे x दिया है, लैम्बडा नॉट एम ऑफ NaCl मान लो y दिया है, एंड लैम्बडा नॉट एम ऑफ HCl मान लो z दिया है, ये तीनों की दी है और इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए आप जिसकी फाइंड करनी है ना लैम्बडा एम एसिटिक एसिड की, उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें कौन कौन से आयन है, CH3 COO माइनस एंड H+, 2 आयन है। अब सोचिए ये आयन आपको कहाँ से मिल रहा है, इसमें देखिए, इसमें ये आयन है, तो आप क्या करेंगे, CH3 COONA लिख दिया, इसमें से हमें ये दोनों आयन चाहिए ना, तो ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये पूरा लिख दिया। फिर दूसरा कौन सा चाहिए, H+, देखिए इसमें है, तो इसे ऐड कर दिया, तो देखिए हमारे 2 आयन हो गए, CH3 COO एंड H+। बाकी रह गए ये जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, NaCl, तो ये रहा, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दे, निकाल दे, माइनस लैम्बडा ऑफ NaCl, तो ये जो मिलेगा इसकी क्या थी आपकी x, देन ये HCl की z, इसकी कितनी थी y। मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिलेगी बाय गिवन वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोहलराश लॉ, तो इसे आपको खास याद रखना है। इसमें भी आपको ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो कि व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, तो ये ऐसे होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 दी होगी क्वेश्चन में, और Cl2 है ना तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ना बैटरी 2 टाइप की होती है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, आपको सिर्फ याद रख लेना है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेकेंडरी सेल किसे बोलते हैं, विच कैन बी रीजनरेटेड, विच कैन बी रिचार्ज्ड, विच कैन नॉट बी रिचार्ज। इसमें कौन सा था, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल 2 थे।
इसमें कौन सा था, लेड स्टोरेज सेल, फिर कैडमियम निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, और एक तीसरा सेल था हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये सेल मान लो आपको एग्जाम्पल में एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, तो ये अच्छा इस टॉपिक में पर्टिकुलर आपको क्या याद रखना है, सारे सेल की रिएक्शन, इसमें एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसमें एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे इसमें मतलब एनोड और कैथोड की रिएक्शन अच्छे से एक बार एक जगह पे लिख के बार बार पढ़ते रहना तो याद हो जाएगी। और इसमें ऐसे भी पूछ सकते कि ड्राई सेल में एनोड कौन है, फिर पेस्ट कौन सी है NH4Cl की, आप जो इसमें जो एक्वियस पेस्ट फिलअप करते हैं इसमें कौन सा पेस्ट लिया है, तो ये सब आपको इसमें से पूछ सकते हैं। सो इट इज़ बैटरी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने 4 जो पार्ट थे वो चारों कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तब मेटलर्जी वाला चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।